अगर आप भी यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2026 के मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल भी इसको स्किप मत करिएगा। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्या है कि मैंने इस क्लास में 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने के, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, एडवांस लेवल के, मैं इसमें प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो ये उन 100 क्वेश्चंस की ये पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं इसमें 2 वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो ये 50-50 क्वेश्चन के दोनों पार्ट होंगे और इसमें आप अगर प्रैक्टिस किए होंगे, आप बहुत जगह से पढ़े होंगे, बहुत सारा कंप्यूटर तैयार किए होंगे, आप ज़्यादा नहीं, बस आप इसके स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करिए। और अगर आप इन क्वेश्चंस को पहले से जानते थे, इन सारे फैक्ट को जानते हैं, तो आप तुरंत वीडियो को छोड़कर अपने उस टॉपिक को मजबूत करने में लग जाइएगा जो आपका कमज़ोर है। लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस में आपको लगता है कि नहीं, अभी मुझे इस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इनको पढ़ने की ज़रूरत है, या आपको अभी फील होता है कि मेरा कंप्यूटर इतना अच्छा नहीं तैयार हो पाया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। क्योंकि इन 100 क्वेश्चंस में मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूँ कंप्यूटर का। बस आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि जो इसकी पीडीएफ होगी वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा और ये पीडीएफ इस वीडियो के पढ़ने के, वही आप समझ लीजिए 1.5 से 2 घंटे में अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। और अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं और आप लोग चलिए मेरे साथ, आप भी प्रैक्टिस करिए। तो इसका जो नियम क्या होगा कि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर आपको खुद सोचना है क्या होगा, ठीक है। उसके बाद में मैं आंसर बताऊंगा और साथ ही इसके जो और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप सभी के सामने बताऊंगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड। देखो पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटर के वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, बताओ। वॉन न्यूमैन जो आधुनिक कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। इसमें डेटा और निर्देश दोनों के लिए अलग अलग मेमोरी होती है। यह संग्रहीत प्रोग्राम अवधारणा पर कार्य करता है जहां डेटा और प्रोग्राम एक ही मेमोरी में स्टोर होते हैं। या फिर इसमें केवल रीड ऑनली मेमोरी का उपयोग होता है, या यह बिना सीपीयू के कार्य करता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है बताना आप लोग उसमें कमेंट में। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को कमेंट में बताते हुए चलना है, तभी रिवीजन हो पाएगा पूरा, ठीक है। तो देखो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा कि यह संग्रहीत प्रोग्राम अवधारणा, देखो इसमें जो केवल वाले होते हैं ना, इनको आप तुरंत काट दिया करिए, ठीक है। केवल वाले आंसर ज़्यादातर गलत होते हैं, ठीक है। मैं कह सकता हूँ 95% गलत होते हैं जो केवल वाले ऑप्शन होते हैं। तो इनको तुरंत काटिए। और जो जैसे ये बता रहा है ये बिना सीपीयू के कार्य करता है, तो ये भी ये तो हो ही नहीं सकता है भाई। आधुनिक कंप्यूटर है, सीपीयू होता है, तो इसको भी काट सकते हो। मैं करने को बता रहा हूँ कि कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। अब देखो पहला ऑप्शन क्या है, इसमें डेटा और निर्देश दोनों के लिए अलग अलग मेमोरी होती है, ठीक है। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, यह संग्रहीत प्रोग्राम अवधारणा पर कार्य करता है जहां डेटा और प्रोग्राम एक ही मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो पढ़ने में ज़्यादा सही यही लग रहा है। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तब की मैं बता रहा हूं कि आपको करना, अटेम्प्ट कैसे करना है, तो इसका आंसर बी ही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल और पढ़ लेते हैं। देखो क्या है क्या कि जॉन वॉन न्यूमैन ने 1945 में यह आर्किटेक्चर दिया था, ठीक। पहली चीज़ इन्होंने कब दिया था, 1945 में। और दिया क्या था, ये आधुनिक कंप्यूटर की जो अवधारणा थी। और देखो इसमें क्या है, इसमें सीपीयू में क्या होता है, एएलयू और सीयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। और सीयू का क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। क्या है कि मेमोरी और आईओ डिवाइस होते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, यानी कंप्यूटर को हर बार हार्डवेयर से रीप्रोग्राम नहीं करना पड़ता, जबकि हार्वर्ड आर्किटेक्चर में डेटा और इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग मेमोरी होती है। जो यहाँ पे पहला ऑप्शन लिखा हुआ था आप लोगों ने नोटिस किया होगा, क्या बताया था कि इनकी अलग अलग मेमोरी होती है। तो ये किस में होती है, ये होती है हार्वर्ड वाले में, ठीक है। जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर था उसमें ये उसकी ये विशेषता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है,
पढ़िए, कंप्यूटर की मेमोरी पदानुक्रम यानी कि मेमोरी हायरार्की में एक्सेस स्पीड के आधार पर सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। आपको बताना है कि इनमें सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। तो देखो, कैश मेमोरी, मुख्य मेमोरी, रजिस्टर या मैग्नेटिक। तो इसमें सबसे तेज होती है रजिस्टर। ध्यान रखिएगा, सबसे तेज कौन सी होती है, तो सबसे तेज होती है रजिस्टर। अब आओ इसका हम लोग क्रम देख लेते हैं। देखो क्रम क्या है, स्पीड के मामले में सबसे तेज कौन सी होती है, रजिस्टर, फिर उसके बाद होती है कैसे, फिर होती है रैम, फिर मैग्नेटिक डिस्क, फिर ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, ऐसे करके इसका ये पद अनुक्रम चलता है। सबसे बड़ी कौन सी, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, सबसे बड़ी कौन सी, रजिस्टर। बहुत क्वेश्चन पूछता है ये। उसके बाद में कैसे, अगर रजिस्टर नहीं दिया है तो आपको कैसे लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कैसे नहीं दिया है तो रैम लगाना है। ठीक है, तो ऐसे भी पूछता है ना कि 4 ऑप्शन जब देता है तो कभी कभी बीच के 1-2 ऑप्शन गायब कर देता है। जैसे रजिस्टर नहीं दिया, आप तुम पढ़ के गए हो रजिस्टर होता है, अब उसमें आंसर नहीं है। ठीक है, तो आपको लगाना है। और हाँ, एक चीज़ और है, जैसे ये लोअर पीसीएस का एग्जाम है ना, तो इसमें आता है इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इस बात का एक इसमें विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब देखो जिन लोगों ने इसका दिया होगा लेखपाल वाला एग्ज़ाम, वो लोग जो इस टाइम बाहर हो रहे होंगे 1-2 नंबर से, तो वो बस इसी वजह से बाहर हो रहे होंगे कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं था इनमें से कोई नहीं पर। तो आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि अब जो ये आयोग है इस पर भी बहुत खेलता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं पर भी बहुत खेलता है। तो इस बात का भी अपना एक कॉन्फिडेंस बनाकर जाइएगा, क्योंकि अगर पूछे कि इनमें से कौन सी है, जैसे अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया ना, तो बताया कि कोई ऑप्शन हटा सकता है। तो अगर पूछे इनमें से, तब तो आपको उनमें से सिलेक्ट करना है। और अगर ऐसे पूछता है ना जनरल क्वेश्चन कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है और उनमें रजिस्टर ना दिया मान लिया, ठीक है, तब आपको उनमें से इनमें कोई नहीं लगाना है। क्योंकि अगर पूछे उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि इनमें से सिलेक्ट करो, तब आपको क्या लगाना है, इनमें से कोई नहीं, अगर ऑप्शन में नहीं दिया है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि लेखपाल में बहुत लड़कों का बस इन्हीं वजह से काफ़ी बाहर हो रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में क्या है कि रजिस्टर्ड सीधे सीपीयू के अंदर होते हैं, इसलिए इनकी एक्सेस स्पीड सबसे तेज है, यानी नैनो सेकंड में होती है, लेकिन इनकी स्टोरेज क्षमता सबसे कम होती है। ध्यान रखिएगा, इनकी स्टोरेज क्षमता जो है वो सबसे कम होती है। ठीक, अगला वो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, पढ़ो, 1 सेकंड इसको देखो। क्वेश्चन क्या है कि कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ये कार्य करती है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पर। ठीक है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पर कैश मेमोरी कार्य करती है। कैश मेमोरी का जो सिद्धांत है, अब ये लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इसके बारे में भी आओ देखते हैं थोड़ा। देखो, इसमें ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसमें लोग फंस सकते हैं। ऐसा कि मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया गया है कि ये सबसे तेज मेमोरी है। तो आप सोचोगे कि तेज तभी होगा कि मतलब जो पहले आया तुरंत उसका जैसे कोई क्वेश्चन कोई इन्फॉर्मेशन डाली गई इस पर कंप्यूटर पे, और तो ऐसा सोच सकते हो आप लोग कि उसका तुरंत आंसर देना है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पर होती है। ठीक है, कैसे मेमोरी। अब लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस होता क्या है, आओ समझते हैं। देखो, कैसे मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच बफर का काम करती है। यह लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर काम करती है, जिसका अर्थ है कि सीपीयू जिन डेटा या निर्देशों का बार बार उपयोग करता है उन्हें कैश स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, कैश में उनको स्टोर कर लिया जाता है ताकि समय की बचत हो। यह एस रैम यानी स्टैटिक रैम से बनी होती है। मतलब क्या है कि जैसे आप कोई चीज़ मान लिया क्रोम ब्राउज़र है, ठीक है, आपके पास, और उस पर आप कोई चीज़ बार बार सर्च कर रहे हैं। ठीक है, आप बार बार सर्च कर रहे हैं, तो जो कैश मेमोरी होती है ये जो आप सर्च कर रहे हैं और उसका जो रिजल्ट दिखाना होता है उसको आप, तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को स्टोर कर लेता है। ठीक है, वो उस चीज़ को स्टोर कर लेगा अपने सिस्टम पर, और आप जैसे ही उस पर इंफॉर्मेशन डालेंगे कि मुझे इस डाटा को देखना है और उसको आप पहले एक्सेस कर चुके हैं, तो वो क्या होगा, उस जो उसकी प्रोसेस है उसको फास्ट कर देगा। मतलब उसके पास वो चीज़ें सेव हैं और आपको डायरेक्ट तुरंत उस पर पहुँचा देगा, उस पेज पे आपको तुरंत रिडायरेक्ट करवा देगा। तो इसका उपयोग इसीलिए किया जाता है कि टाइम की बचत की जा सके। ठीक है, सर्चिंग जो टाइम है उस पर उसमें बचत की जा सके। आओ अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है, पावर ऑन सेल्फ
टेस्ट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पोस्ट का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ, ठीक है, सेल्फ टेस्ट, ये होता है पोस्ट का फुल फॉर्म, दिमाग में बिठा लो, क्वेश्चन पूछा गया है। पोस्ट की प्रक्रिया कंप्यूटर से किसके द्वारा निष्पादित या एग्जीक्यूट की जाती है, बताओ इसका आंसर। तो आंसर इसका यही होगा, बायोस के द्वारा, ठीक है। बायोस क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब देखो इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल और भी देखते हैं, जो चीज़ें एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। है क्या कि कंप्यूटर ऑन करते ही सबसे पहले रोम में स्टोर बायोस एक्टिवेट होता है, ठीक है। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, लैपटॉप को अपने ऑन करते हैं, तो सबसे पहले होता क्या है कि जो रोम होती है यानी रीड ऑनली मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म, में स्टोर बायोस एक्टिव होता है और पोस्ट करता है। यह चेक करता है कि कीबोर्ड, रैम, डिस्क आदि हार्डवेयर सभी जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, ठीक है। जब कंप्यूटर आप ऑन करते हैं तो देखा होगा तुरंत तो ओपन हो नहीं जाता है, थोड़ा प्रोसेस लेता है। जो वो प्रोसेस लेता है उसी में जो प्रोसेस चलती है उसी को कहते हैं वो बायोस एक्टिव होता है, और पोस्ट करके ये चीज़ें चेक करता है कि सारी चीज़ें उसमें ऐड हैं, जुड़ी हुई हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। इसके बाद ही ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम में लोड किया जाता है, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसी प्रोसेस को बोलते क्या हैं, बूटिंग बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि जब आप अपने लैपटॉप को ओपन करते हैं, ठीक है, जब आप लैपटॉप को ऑन करते हैं तो जो टाइम लगता है उस टाइम प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं बूटिंग, ठीक है। कंप्यूटर को ऑन करते ही सबसे पहले जो कंप्यूटर होता है सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया करता है, तो वो क्या करता है, बूटिंग करता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, बताओ मदरबोर्ड पर मौजूद पीमोस यानी कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। मदरबोर्ड पर मौजूद कौन सा, सीमोस, सीमोस का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। बैटरी का मुख्य कार्य क्या होता है, बताओ। तो देखो इसका कार्य होता है कंप्यूटर बंद होने पर भी सिस्टम का समय, टाइम, ठीक है, टाइम और डेट, हार्डवेयर सेटिंग को सुरक्षित रखना, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे आपने आज अपने लैपटॉप पे कोई काम किया, ठीक है, और इसको आज बंद करके रख दिया और आप इसको 3-4 दिन तक नहीं ओपन किए, लेकिन आप 3-4 दिन या महीने भर या जितने भी दिन नहीं किए ओपन, फिर इसको आप जब भी ओपन करेंगे तो वो क्या होता है, उसी दिन की टाइम और डेट दिखा देता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसीलिए होता है कि जो इसमें ये बैटरी होती है सीमोस, ये क्या करती है, उस चीज़ को सुरक्षित करने का कार्य करती है, ध्यान रखिएगा, टाइम एंड डेट को। अब देखो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल भी देख लो, जो जानने वाली चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम भी उसे, कि सीमोस एक छोटी सी बैटरी होती है कॉइन सेल के टाइप में। जब हम कंप्यूटर का प्लग निकालते हैं तब भी यह बैटरी क्या होती है, सिस्टम क्लॉक और बायोस सेटिंग को पावर देती रहती है, जिससे समय और तारीख हमेशा सही रहते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपसे बोला था वहाँ पे सीपीयू का फुल फॉर्म लिखना है, तो उसका देखो आंसर यहाँ पर आ चुका है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर वह कौन सा रजिस्टर है जो निष्पादित होने वाले अगले निर्देश यानी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस रखता है, बताओ कितना डीप क्वेश्चन है। क्या है कि सीपीयू के अंदर वो कौन सा रजिस्टर है जो निष्पादित होने वाले अगले निर्देश को यानी कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है, तो ये होता है प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर पीसी। अब इसके बारे में देखो क्या है, देखो सीपीयू के अंदर कई रजिस्टर्स होते हैं। प्रोग्राम कंप्यूटर पीसी हमेशा उस निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन का मेमोरी एड्रेस होल्ड करता है जिसे सीपीयू आगे प्रोसेस करने वाला है। आईआर वर्तमान निर्देश को रखता है और एक्यूमुलेटर एएलयू के रिजल्ट को रखता है, ठीक है। ये जो एक्यूमुलेटर, आईआर, ये सारे क्या हैं, ये वही हैं जो उसके अंदर रजिस्टर होते हैं सीपीयू के अंदर, ठीक है, उन्हीं के ये नाम है। तो प्रोग्राम जो काउंटर होता है वो क्या करता है, निर्देशों का मेमोरी में एड्रेस को होल्ड करता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है
कि हार्ड डिस्क ड्राइव HDD की तुलना में सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD को तेज और बेहतर माना जाता है। ठीक है, HDD की तुलना में SSD को तेज और बेहतर माना जाता है, सबको ये चीज़ें पता होंगी। अब है क्या कि SSD में डेटा स्टोर करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है, बताओ। SSD में डेटा को स्टोर करने के लिए तकनीक कौन सी यूज की जाती है? फास्ट तो है वो, तो देखो इसमें यूज की जाती है नैंड फ्लैश मेमोरी की। ठीक है, कौन सी? नैंड फ्लैश मेमोरी का यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। देखो है क्या, HDD में घूमने वाली मैग्नेटिक डिस्क होती है, जबकि SSD में कोई भी घूमने वाला हिस्सा नहीं होता है। SSD में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। SSD पूरी तरह से माइक्रोचिप्स यानी नैंड फ्लैश मेमोरी पर आधारित होती है, इसलिए यह HDD की से कई गुना तेज, शॉक प्रूफ और कम पावर लेने वाली होती है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके बारे में डिटेल देखो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज हो गए, लिनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, इन सबका आपने नाम सुना होगा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का काम करता है। इसके बिना कंप्यूटर कोई भी एप्लीकेशन जैसे MS वर्ड नहीं चला सकता है। मतलब कोई भी एप्लीकेशन जैसे MS वर्ड हो गया, MS ऑफिस के जितने भी हैं, या एप्लीकेशन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अगर आगे क्वेश्चन अभी आते हैं तो उनको बता भी देंगे कि एप्लीकेशन कौन से हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में एप्लीकेशन कौन सा है, निम्न में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है। ठीक है, तो वो चीज़ें इसमें ध्यान रखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से आते हैं, विंडो, लिनक्स, एंड्रॉयड, ये सब आते हैं। ठीक है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और जो एप्लीकेशन होते हैं उसमें MS ऑफिस हो गया, और जैसे और भी कई हैं, MS पावर पॉइंट हो गया, ये सारी चीज़ें, MS एक्सेल हो गया, ये सब किस में आती हैं? इसमें एप्लीकेशन में आती हैं। ठीक है, आओ देखो अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब, बताओ डेडलॉक की स्थिति कब उत्पन्न हो जाती है? तो ये उत्पन्न होती है जब दो या दो से अधिक प्रोसेस एक दूसरे द्वारा रोके गए रिसोर्स का अनंत काल तक इंतजार करते हैं। मतलब इसका क्या हुआ, आओ देखते हैं। देखो है क्या कि डेडलॉक क्या है कि OS की एक गंभीर समस्या है। यह तब होता है जब प्रोसेस 1 को रिसोर्स B चाहिए। ठीक है, प्रोसेस 1 को रिसोर्स B चाहिए जो प्रोसेस 2 के पास है, और प्रोसेस 2 को रिसोर्स A चाहिए जो प्रोसेस 1 के पास है। ऐसे में सिस्टम हैंग हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लिया क्या है, ये प्रोसेस क्या है, 1 है। ठीक है, प्रोसेस 1 है और इसके पास रिसोर्स कौन सा है, B है। ठीक है, प्रोसेस 1 के पास कौन सा रिसोर्स है, B है, और ये प्रोसेस 2 है और इसके पास कौन सा रिसोर्स है, A है। अब जो प्रोसेस 1 है इसको चाहिए A और प्रोसेस 2 है इसको चाहिए B। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सिस्टम होता है वो हैंग हो जाता है और इसी को बोलते हैं डेडलॉक। ठीक है, डेडलॉक बोलते हैं, और ये एक OS की गंभीर समस्या है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेशिंग से क्या तात्पर्य है, बताओ। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था एक बार, अभी लेटेस्ट एग्जाम में क्यों कोई है, मैंने क्वेश्चन देखा है, एग्जाम का नाम नहीं याद आ रहा है, तो इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो बताओ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेशिंग से क्या तात्पर्य है? तो थ्रेशिंग से तात्पर्य है जब सिस्टम अपनी अधिकांश प्रोसेसिंग पावर पेज फॉल्ट को सुलझाने और पेजों को स्वैप करने में लगा देता है। ठीक है, जिससे वास्तविक काम रुक जाता है, उसको बोलते हैं। देखो इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। है क्या कि थ्रेशिंग तब होती है जब रैम कम पड़ जाती है और OS बार बार डेटा को रैम से हार्ड डिस्क में भेजता और वापस लाता रहता है। उस टाइम पर ये थ्रेशिंग होती है जिसमें कंप्यूटर धीमा यानी स्लो हो जाता है। ठीक है, इसमें कंप्यूटर क्या होता है, धीमा और स्लो हो जाता है। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोग बताइएगा कि ये 10 क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी प्रैक्टिस किए हैं,
ईमानदारी से बताइएगा कि आप लोगों ने इनमें से कितने ऐसे फैक्ट थे जो आपको नए लगे बिल्कुल, ठीक है। इन 10 क्वेश्चंस में बिल्कुल नए फैक्ट आपको कितने लगे, और आप बताइएगा कि इन 10 क्वेश्चंस का लेवल कैसा था। और आगे के क्वेश्चन देखो, इससे और भी हार्ड हैं, ठीक है, इससे और भी हार्ड हैं और इम्पॉर्टेंट हैं और सारे PYQ बेस्ड हैं। ये भी मत समझिएगा कि बस अब लास्ट टाइम में हार्ड क्वेश्चन करवा के मैं कोई वैसा कुछ करना चाहता हूँ, आपका मनोबल घटाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं और ये एग्ज़ाम लोअर PCS का है। आप लोग इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। ये कोई वैसा एग्ज़ाम नहीं है कि जिसमें बहुत ही हल्का पेपर आएगा, आई थिंक, क्योंकि आयोग को कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ कि अगर PCS लेवल का क्वेश्चन आया, पेपर आया, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस और ये सारे टॉपिक अवश्य देखने को वहाँ मिलेंगे। तो आप लोग ध्यान से बस ये 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, इसके बाद आपको पार्ट 2 मिलेगा, उन 50 को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बस आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। यही सारी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ फंसाएंगी टेक्निकल, तो वो चीज़ें मैं वहाँ पर करवाए दे रहा हूँ। बस आपका कंप्यूटर तैयार है। तो देखो क्वेश्चन कि ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य भाग कौन कौन से, कोर कंपोनेंट को क्या कहा जाता है जो मेमोरी प्रोसेस और हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। बताओ, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर कंपोनेंट को है उसको क्या कहा जाता है जो मेमोरी प्रोसेसर और हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, तो उसको कहते हैं कर्नल, ठीक है। कर्नल क्या होता है, जो मेमोरी प्रोसेस और हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। देखो, कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का हृदय यानी हार्ट होता है। ये हमेशा रैम में रहता है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करता है। कर्नल का काम क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करना। दूसरी ओर सेल यूजर इंटरफेस यानी कि सेल जो होता है वो यूजर इंटरफेस यानी कमांड पढ़ने का काम करता है। ध्यान रखिएगा, सेल का काम क्या है, कमांड पढ़ने का, और जो कर्नल है इसका काम है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करने का। आई थिंक आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे दोनों के बारे में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। बताओ, ओपन सोर्स किसको कहते हैं, जिसको आप मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं, मुफ्त में यूज कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स। तो इसमें कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा लिनक्स, ठीक है। लिनक्स जो है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर, ओपन सोर्स को लेकर, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो है क्या कि लिनक्स जो है ये ओपन सोर्स है। इसके बारे में डिटेल देखो कि ओपन सोर्स का मतलब है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध है, यानी कि आप लोग इसको जैसे यूज करना है तो मुफ्त में डाउनलोड करके और बहुत ही आसानी से इसको यूज कर सकते हो, और कोई भी इसे मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कि इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। और लिनक्स, उबंटू, फेंडोरा, ठीक है, और एंड्रॉयड ओपन सोर्स हैं। एंड्रॉयड भी जो है क्या है, ओपन सोर्स है, जबकि विंडो और मैक OS मालिकाना प्रॉपर्टी यानी क्लोज टू सोर्स हैं। इसमें आप इनको आप देखो डाउनलोड करके यूज तो कर सकते हो, लेकिन इनका सोर्स कोड आपको मुफ्त में नहीं प्राप्त हो सकता, ठीक है। सोर्स कोड नहीं हो सकता आपको प्राप्त, और इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। इसको जिसको मालिकाना इसका हक होता है इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, वही इनमें चेंज कर सकता है, वही इनमें अपडेट डाल सकता है, बाकी आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। जबकि लिनक्स और ये एंड्रॉयड हैं, ये ओपन सोर्स हैं, इसमें चेंज किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन पढ़िए क्या है। देखो क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्क में OSI मॉडल यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ठीक है। OSI का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं बताना है आपको। बताओ, तो इसमें टोटल कितनी लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं। आओ डिटेल में देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो लेयर कौन सी होती हैं, OSI मॉडल को ISO ने 1984 में बनाया था। ध्यान रखिएगा, OSI मॉडल को किसने बनाया था, ISO ने, ठीक है। OSI ISO बिल्कुल इसका अपोजिट, ISO ने इसको बनाया था कब, 1984 में। इसमें 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है, और नीचे से ऊपर की लेयर देखो इसमें क्या है कि ये जो लेयर्स हैं ना, इनका क्रम भी याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट लेयर कौन सी है, सेकंड लेयर कौन सी है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो ये नीचे से ऊपर को दिया है, मैं आपको ऊपर से नीचे की ओर शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। तो देखो पहले कौन सी लेयर होती है, पहले होती है एप्लीकेशन, ठीक, फर्स्ट लेयर। सेकंड लेयर कौन सी होती है, देखो यहाँ पर प्रेजेंट
प्रेजेंटेशन सेकंड लेयर। थर्ड लेयर कौन सी होती है? सेशन, ठीक, सेशन। ये कौन सी है? ऊपर से नीचे की ओर है, ठीक है, सेशन। फिर फोर्थ कौन सी होती है? ट्रांसपोर्ट, ठीक, ट्रांसपोर्ट, ध्यान रखिएगा। फिफ्थ कौन सी होती है? नेटवर्क, ठीक, नेटवर्क। सिक्स कौन सी होती है? 6 नंबर होती है डाटा लिंक, ठीक है, डेटा लिंक, ध्यान रखिएगा। और सेवंथ कौन सी होती है? फिजिकल, ठीक। तो जो सेवंथ होती है नीचे से सॉरी ये ऊपर से नीचे को है, ठीक है, और नीचे से ऊपर, ये ध्यान रखिएगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, APSTNDP, ठीक है, APSTNDP, ठीक है, ऐसे याद कर लो, APSTNDP। तो अब देखो P का मतलब समझ लेना कि P का पहले का मतलब क्या है, P का प्रेजेंटेशन, और लास्ट का क्या है? फिजिकल, ठीक है। तो ये है ऊपर से नीचे का, और जब नीचे से ऊपर ऐसे आप याद कर लोगे ये कोड जो, तो आपको आसानी से वहाँ चीज़ें याद आ जाएंगी एग्जाम में। तो देखो इसके बारे में और भी देख लेते हैं। याद करने की ट्रिक भी है यहाँ पर कि प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्ज़ा अवे। क्या है? प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्ज़ा अवे। ये है नीचे से ऊपर याद करने की, ठीक है। P से प्रेजेंटेशन, सॉरी P से फिजिकल, D से डेटा लिंक, N से नेटवर्क, T से ट्रांसपोर्ट, S से सेशन, P से प्रेजेंटेशन, A से अवे। यानी प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्ज़ा, ठीक है, सॉसेज पिज्ज़ा अवे। प्लीज डू नॉट थ्रो, आप 3-4 बार मेरे साथ बोलिए, बस याद हो जाएगा। प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्ज़ा अवे, बस, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप खुद से रिपीट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बाकी अगर आप ऊपर से नीचे याद करना चाहते हैं तो ऐसे याद कर लो कोड से, अगर कोड से याद होता है तो कोड से याद कर लो, अदरवाइज आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि OSI मॉडल की किस लेयर पर IP एड्रेस का उपयोग करके डेटा पैकेट्स की राउटिंग की जाती है? बताओ, OSI मॉडल की किस लेयर पर IP एड्रेस यानी लॉजिकल एड्रेस का उपयोग करके डेटा पैकेट्स की राउटिंग की जाती है? तो ये की जाती है नेटवर्क लेयर पर, ठीक है, नेटवर्क लेयर पर की जाती है। आओ देखते हैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल। है क्या कि नेटवर्क लेयर का मुख्य काम अलग अलग नेटवर्क्स के बीच डेटा भेजना है। राउटर डिवाइस और IP एड्रेस इसी तीसरी लेयर पर काम करते हैं, ठीक है। जो अभी लेयर आपको मैंने बताई ना, तो उस लेयर में जो कौन सी लेयर है? ये नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे अलग अलग नेटवर्क्स के बीच डेटा भेजना होता है, और राउटर डिवाइस और IP एड्रेस इसी तीसरी लेयर पर काम करते हैं, ठीक है। राउटर और जो IP एड्रेस होता है इसी लेयर पर काम करता है। ध्यान रखिएगा, ये इसकी लेयर कौन सी है? तीसरी लेयर होती है, कौन सी? नेटवर्क लेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है 15 नंबर कि मैक एड्रेस यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ठीक है। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा आंसर C सही। क्या है कि यह 48 बिट यानी 6 बाइट्स का एक हार्डवेयर फिजिकल एड्रेस होता है जो NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में अस्थायी रूप से स्टोर होता है। अब इसके बारे में डिटेल देखो। है क्या कि मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, ठीक है। मैक एड्रेस अगर पूछे तो ये कौन सा होता है? फिजिकल एड्रेस होता है जो निर्माता द्वारा फिक्स किया जाता है या हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, जैसे क्या 001A ऐसे करके फॉर्मेट में होता है। यह OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। विशेष पॉइंट है ये कि जो ये किस लेयर पर काम करता है? तो ये काम करता है डेटा लिंक लेयर पर। ध्यान रखिएगा, किसकी बात की जा रही है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC की, ठीक है, सॉरी मैक एड्रेस की बात की जा रही है, ठीक है। मैक एड्रेस की बात की जा रही है, ये किस पर काम करता है? डेटा लिंक पे कार्य करता है। जबकि IP एड्रेस लॉजिकल होता है और बदला जा सकता है, ठीक है। इसका जो IP एड्रेस होता है वो लॉजिकल होता है और इसको चेंज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि नेटवर्क डिवाइस, स्विच और हब के बीच मुख्य अंतर क्या है? बताओ, सबने नाम सुना होगा स्विच और हब, ये सारी चीज़ें सुनी होंगी, तो बताओ इनमें डिफरेंस क्या है? तो इसका आंसर भी क्या होगा? B होगा।
पढ़ते हैं कि स्विच एक बुद्धिमान यानी इंटेलिजेंट डिवाइस है जो डेटा को केवल उसी पोर्ट पर भेजता है जिसके लिए वह है, यानी मैक एड्रेस देखकर वो कार्य करता है, जबकि हब डेटा को सभी पोर्ट्स पर ब्रॉडकास्ट कर देता है। ठीक है, हब जो है वो डेटा को सभी पोर्ट्स पर ब्रॉडकास्ट कर देता है, वो मैक एड्रेस नहीं देखता है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस सिर्फ यही होता है कि जो स्विच होता है वो इंटेलिजेंट होता है और वो सिर्फ मैक एड्रेस पे जहाँ पे ज़रूरत होती है वहीं पे भेजता है डेटा को, और बाकी हब क्या है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, मतलब ब्रॉडकास्ट टाइप में मैसेज। जैसे ब्रॉडकास्ट मैसेज आप लोगों ने कभी भेजा हो या किसी को कभी आप पर आया हो। ब्रॉडकास्ट मैसेज क्या होता है कि एक जगह पे आपने मैसेज डाला और वो चीज़ें सारे लोगों को पहुंच गई, मतलब जो लोग उससे जुड़े हुए थे तो उन सारे लोगों को वो चीज़ें पहुंच गई। तो ये कार्य करता है हब। ठीक है, इसको बोलते हैं हब। और जो होता है मतलब बिल्कुल सिलेक्टेड भेजता है कि जैसे इस पर्सन को क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, तो उसको वो चीज़ें भेजी जाएंगी, इसको वो चीज़ें भेजी जाएंगी, अलग अलग चीज़ें भेजी जाती हैं। तो इस कार्य को करता है कौन? इस कार्य को करता है स्विच। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, आप लोग डिफरेंस आसानी से समझ गए होंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है। इनका डिटेल भी देखते हैं थोड़ा सा। देखो डिटेल क्या है कि हब एक डम्ब डिवाइस है। ठीक है, फिजिकल लेयर में काम करती है। हब एक डम्ब डिवाइस है जो कि फिजिकल लेयर पे काम करती है, जो नेटवर्क में भारी ट्रैफिक पैदा करता है। स्विच डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। ठीक है, मैक एड्रेस की टेबल बनाता है। देखो मैक एड्रेस का जब नाम लिया जाएगा आप तुरंत उसको डेटा लिंक लेयर पे काम करवाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मैक एड्रेस डेटा लिंक एड्रेस की टेबल बनाता है और डेटा केवल गंतव्य यानी डेस्टिनेशन तक ही पहुंचाता है, जिससे नेटवर्क तेज रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। IPv4 का नाम की फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। एड्रेस कितने बिट्स का होता है बताओ? तो ये होता है 32 बिट्स का। ठीक, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है IPv6 और IPv4 दोनों पे। तो देखो इसके बारे में डिटेल। IPv4 32 बिट का होता है, जिसे 4 भागों ऑक्टेट्स में डॉट से अलग किया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रेस 192.168.11। ठीक है, इसको बोलते हैं IPv4 एड्रेस। लेकिन इंटरनेट यूजर पढ़ने के कारण अब क्या है, इंटर यूजर्स के बढ़ने के कारण, ठीक है, संख्या बढ़ गई है, IPv6 का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि 128 बिट का होता है। ठीक है, IPv6 कितने बिट का होता है? ये होता है 128 बिट का, ये होता है IPv6, लिख लीजिएगा कहीं। और IPv4 जो होता है ये होता है 32 बिट। ध्यान रखिएगा, कहीं IPv6 को 64 बिट मत लगाइएगा क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है। IPv6 का 128 बिट है और IPv4 का 32 बिट है, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि 2 अलग अलग प्रकार के नेटवर्क्स विभिन्न प्रोटोकॉल वाले को आपस में जोड़ने के लिए किस नेटवर्किंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है गेटवे का। ठीक है, इसमें प्रयोग किसका किया जाता है? गेटवे का। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी किया है। किसमें किया है? साइंस टेक्नोलॉजी में। जिन लोगों ने प्रैक्टिस किए होंगे वो सारे प्रैक्टिस सेट, तो उनको पता होगा। देखो इसका डिटेल में भी देख लेते हैं कि गेटवे क्या है, एक प्रोटोकॉल कन्वर्टर की तरह काम करता है। उदाहरण के लिए इस पर बात करेंगे तो आपके घर की लैन को इंटरनेट वैन से जोड़ने के लिए गेटवे की आवश्यकता होती है। देखो लैन का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? लैन का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है और साथ ही वैन का भी बताना है, दोनों को बताओ। से जोड़ने के लिए गेटवे की आवश्यकता होती है। समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए ब्रिज का उपयोग होता है। ठीक है, इन दोनों का जो फुल फॉर्म है आपको कमेंट में लिखना है। ठीक, बहुत ईजी है, अगर नहीं पता है तो आपको जानना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि आप लोअर PCS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन है क्या कि डेटा ट्रांसमिशन मोड के संदर्भ में वॉकी टॉकी का किस मोड का उदाहरण है? जो वॉकी टॉकी आप लोग देखते हैं वो किस मोड का उदाहरण है डेटा ट्रांसमिशन में? आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस पर्सनल जो होते हैं वो लिए होते हैं। तो देखो ये है हॉप डुप्लेक्स। ठीक है, किस पे है काम करता है ये करता है हॉप डुप्लेक्स पर। ध्यान रखिएगा। अब ये हॉप डुप्लेक्स क्या है इसके बारे में भी देखते हैं डिटेल में। है क्या कि हॉप डुप्लेक्स में डेटा दोनों दिशाओं में जा सकता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में। जैसे वॉकी टॉकी सिंप्लेक्स में केवल एक दिशा में, जैसे कीबोर्ड टीवी फुल डुप्लेक्स में एक ही समय दोनों दिशाओं में जाता है। ठीक है, हॉप डुप्लेक्स में क्या होता है,
एक समय में केवल एक दिशा में, ठीक। इसका उदाहरण कौन सा है, वॉकी टॉकी। लेकिन सिंप्लेक्स में केवल एक दिशा में, सिंप्लेक्स में केवल एक दिशा में जाता है, ठीक है, जैसे कीबोर्ड, टीवी। और फुल डुप्लेक्स में ये क्या होता है, दोनों दिशाओं में जाता है, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गए। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा इन तीनों बातों को, कि हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, सिंप्लेक्स में क्या होता है, और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि फाइबर ऑप्टिक केबल किस भौतिक सिद्धांत पर कार्य करती है जिससे डेटा, प्रकाश, लाइट की गति ट्रांसमिट होती है। बताओ, जो फाइबर ऑप्टिकल केबल होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये कार्य करती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, बी होगा इसका आंसर, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, TIR। आओ देखते हैं इसके बारे में। है क्या कि फाइबर ऑप्टिक केबल ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिकल केबल जो है ये ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है, जिसमें डेटा इलेक्ट्रिक सिग्नल के बजाय लाइट पल्स के रूप में भेजा जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण लाइट केबल के अंदर ही टकराकर बिना किसी लॉस के मीलों तक दूरी बहुत तेज गति से पहुंचती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है इसका यूज किया जाता है किसमें, जो फाइबर ऑप्टिक्स होती है उसमें। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में टोपोलॉजी, ठीक है, टोपोलॉजी पढ़ना भी बहुत जरूरी है। टोपोलॉजी नेटवर्क की लेआउट या संरचना को कहते हैं। इनमें से किस टोपोलॉजी में सबसे अधिक तार लगते हैं और यह सबसे विश्वसनीय मानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा मेश टोपोलॉजी, ठीक है। मेश टोपोलॉजी जो होती है उसमें होता क्या है कि सबसे अधिक तार लगते हैं और ये सबसे विश्वसनीय भी होती है। इसका डिटेल में और हम लोग देखते हैं। है क्या कि मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर नोड्स नेटवर्क के हर दूसरे कंप्यूटर से सीधे तार से जुड़ा होता है। यदि n नोड्स है तो n-1/2 तारों की आवश्यकता होती है। समझ गए, कितने तारों की आवश्यकता होती है, n-1/2 की। यह सबसे खर्चीली लेकिन सबसे सुरक्षित होती है, क्योंकि एक तार टूटने पर भी नेटवर्क चलता रहता है, क्योंकि सारे नोड्स के लिए अलग अलग तारें होती हैं। तो अगर एक तार टूट भी गई तो नेटवर्क जो है वो बाधित नहीं होता है, वो चलता रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये किस में होता है, मेश टोपोलॉजी में, ठीक। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्या है कि सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसा मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया था ये चीज़ें। निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, बताओ। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, यूटिलिटी मतलब जो आपके छोटे छोटे कार्यों में यूज किया जाता है उसको बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसका हो जाएगा जैसे एंटीवायरस हो गया, ठीक है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर हो गया जिसको आप जैसे डाउनलोड करके यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा ओपेरा मिनी वगैरह हो गए। ये सब किस में यूज, ये सब क्या है, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। कि एंटीवायरस और डिस्क डिफ्रैगमेंटर इसमें जो ऑप्शन है, अब देखो इसके बारे में कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के मेंटेनेंस यानी रखरखाव और परफॉर्मेंस को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। क्या करता है ये, मेंटेनेंस और परफॉर्मेंस को बढ़ाने का कार्य करता है। एंटीवायरस, बैकअप सॉफ्टवेयर और डिस्क क्लीनअप इसके प्रमुख उदाहरण हैं, ठीक है। जैसे होता नहीं है आप लोगों ने जैसे फ़ोन में डाउनलोड करके रखा होगा कोई डिस्क को रिमूव, जैसे कैसे वगैरह साफ़ करने के लिए, ठीक है। और जैसे मान लिया मेमोरी फुल हो गई तो उसको थोड़ा बहुत साफ़ करने के लिए, तो जो वो ऐप होते हैं उन्हीं को बोलते हैं यूटिलिटी, ठीक है। उन्हीं को बोलते हैं क्या, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में मुख्य अंतर क्या है, ठीक है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में मुख्य अंतर क्या होता है, तो इसका आंसर होगा बी। देखो पढ़ो कि कंपाइलर हाई लेवल कोड को मशीन कोड में एक साथ बदल देता है। कंपाइलर क्या करता है, एक साथ जो है हाई लेवल कोड को मशीन कोड में बदल देता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन दर लाइन, ठीक है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है उसको। तो यही डिफरेंस है इसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। कंपाइलर का मतलब क्या है, कंपाइल किसको कहते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लिया आपने कोई नोट्स निकलवाई, ठीक है, मान लिया आपने लोअर पीसीएस की किसी
की नोट्स निकलवाई। तो क्या हुआ कि वो नोट्स क्या होंगी, अब लोअर पीसीएस में काफ़ी सिलेबस में काफ़ी टॉपिक्स हैं, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, इन सब के आपने नोट्स अलग अलग निकलवाए, ठीक है। और उसके बाद आप जो वहाँ पे जहाँ पे निकलवाए उससे आपने क्या बोला कि इन सारे नोट्स को एक ही में कंपाइल कर दो, ठीक है। एक ही में कंपाइल करने का मतलब क्या है कि सारी जितने भी नोट्स थे उनको एक साथ एक में कर दो कि पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो और कैरी करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो उसको बोलते हैं कंपाइलर। मतलब कंपाइलर क्या हुआ, एक साथ पूरा ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। मैं ये उदाहरण इसलिए दिया हूँ कि आपको दिमाग में एक साथ बैठ जाए, ठीक है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें कम टाइम लगता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। देखो अगर इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी देखते हैं, क्या है कि दोनों का काम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना है। पहली चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है कि इनका कार्य क्या है, तो इनका कार्य है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना, ठीक। हाई लेवल लैंग्वेज कौन होती है, जैसे मनुष्यों की भाषा, जैसे हम लोग यहाँ पे ये जैसे लिखी हुई है, तो ये क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। और मशीन लैंग्वेज, मशीन जो कंप्यूटर समझता है, ये 0 और 1 यानी बाइनरी डिजिट को ही समझता है, तो इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको ये मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य करते हैं दोनों। कंपाइलर क्या है, जैसे C++ पूरे प्रोग्राम को एक बार में स्कैन करके .exe फाइल बनाता है जो तेज रन होती है। इंटरप्रेटर जैसे क्या है, पाइथन रवि में एक एक लाइन पढ़कर रन करता है, जिसे डीबगिंग एरर खोजना आसान हो जाती है, ठीक है। हाँ, जैसे इंटरप्रेटर क्या है, अब जैसे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एरर खोजने में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो एरर खोजने में देखो, एरर एक साथ अगर कोई चीज़ पास कर दोगे तो उसमें कहाँ एरर ढूंढ पाओगे, उसके लिए आपको लाइन टू लाइन चेक करना पड़ेगा ना कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। तो लाइन टू लाइन वाला काम कौन करता है, इंटरप्रेटर करता है, तो इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा के थोड़ा, तो हर चीज़ के लिए तैयार होते रहिए। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन क्या है कि फर्मवेयर क्या होता है। फर्मवेयर एक हार्डवेयर के अंदर अस्थायी रूप से स्टोर किया गया सॉफ्टवेयर है, जैसे रोम में बायोस, और जो डिवाइस को कंट्रोल करता है। आओ इसके बारे में डिटेल भी देखते हैं। डिटेल क्या है कि फर्मवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिश्रण है। फर्मवेयर क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का मिश्रण होता है। इसे निर्माता द्वारा डिवाइस जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी रिमोट या कंप्यूटर के रोम में परमानेंटली फिक्स कर दिया जाता है ताकि यह डिवाइस अपना काम कर सके। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा स्पीड में चलते हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस हैं और टाइम ज़्यादा लगेगा तो दिक्कत है, क्योंकि अभी इसका प्रैक्टिस 2 भी हम लोगों को करना ही है। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम में डेसिमल संख्या 25 का बाइनरी समतुल्य क्या होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को बाइनरी निकालना पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो जैसे 25 है, ठीक है, तो इसमें करते क्या हैं, इसमें हमेशा हम लोग 2 से, जैसे आप लोगों ने गुणनखंड किए होंगे, ठीक है, फैक्टर निकाले होंगे, तो वैसे ही इसमें करते हैं, लेकिन हमेशा इसमें 2 से करते हैं। तो देखो 2 से यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 एक बार जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा ना, 1 यहाँ लिख दो, ठीक है, थोड़ा दूरी पे लिखते हैं। फिर इसको 2 से करेंगे तो 2 6 12, कुछ नहीं बचा, 0 लिख दो। फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, पूरा चला गया, 0, कुछ नहीं बचा। फिर 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, 1 बच गया, यहाँ पर लिखेंगे। फिर जो इसका बाइनरी डिजिट लिखा जाता है वो नीचे से ऊपर को लिखा जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहाँ से लिखा जाता है, नीचे से ऊपर को लिखा जाता है। तो बताओ इसका बाइनरी डिजिट क्या होगा, 1 1, ठीक है, नीचे से 1 1, फिर 0 0, फिर ऊपर एक 1, ठीक है, 1 1 0 0 1, देखो बी, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे निकाला जाता है बाइनरी डिजिट, ठीक है। अब डेसिमल कैसे निकाला जाता है, अगर क्वेश्चन अभी आगे आएगा तो वही आपको बता देंगे, अगर नहीं आएगा फिर भी बता देंगे अभी लास्ट में। देखो यहाँ पर वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि कैसे करना है, मैंने आपको बढ़िया आसान तरीके से बता दिया गया, वहाँ से आप समझ सकते हैं, इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है। हेक्साडेसिमल नंबर का बेस क्या होता है और इसमें 10 से 15 तक की संख्याओं को कैसे दर्शाया जाता है, बताओ। जो 10 से ऊपर की संख्याएं होती हैं उनको कैसे दर्शाया जाता है। तो देखो जो हेक्साडेसिमल होता है उसका जो बेस होता है वो होता है 16, ठीक है। हेक्साडेसिमल जो होता है उसका बेस होता है 16, पहली चीज़। और 10 से 15 तक, ए से एफ तक
अक्षर से व्यक्त किया जाता है उनको, ठीक है। जैसे 9 तक तो लिखी जाती है संख्या, उसके बाद जैसे 10 आता है तो 10 को क्या लिखा जाता है, ए लिखा जाता है, ठीक है। फिर ऐसे बी सी डी ऐसे करके एफ तक जाते हैं और 5 यानी 15 तक ऐसे ही इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आओ इसके बारे में थोड़ा और डिटेल देखते हैं। देखो है क्या कि कंप्यूटर विज्ञान में बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल का प्रयोग होता है। IPv6 एड्रेस और मैक एड्रेस को हमेशा हेक्साडेसिमल यानी 0 से 9 और AF में ही लिखा जाता है ताकि जगह बचे, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोगों ने पहली बार कहीं पढ़ा होगा, अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यही सारी चीज़ें हैं, पूछ लेता है तो लोग कहते हैं पता नहीं कहाँ से पेपर आ गया। ऐसा नहीं है, लोग जो पढ़ाते हैं ना ऊपर ऊपर पढ़ाते चले जाते हैं, उनको मेहनत ना करना पड़े, उनको क्वेश्चन रिसर्च ना करना पड़े। और आयोग है वो तो भाई रिसर्च करेगा, हर बार नए क्वेश्चन लाने का प्रयास करता है, तो आपको भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कोई चीज़ बाहर से पूछी जाती है, बस थोड़ा डीप पूछी जाती है, बस वहीं लोग फंस जाते हैं। अगली बार फिर पता चलता है उतना वहाँ तक पढ़े, फिर उसके और डीप में पूछ लिया। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें कैसी कैसी क्या क्या इन्फॉर्मेशन बताई गई हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि कंप्यूटर विज्ञान में यूनिवर्सल गेटवे किन्हें कहा जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल गेटवे किन्हें कहा जाता है, जिनका उपयोग करके कोई भी अन्य लॉजिक गेट एंड और नॉट बनाया जाता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल जो गेट होते हैं वो होते हैं 2, एक होता है नैंड और एक होता है नॉर, ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सल कौन से होते हैं, नैंड और नॉर। अब देखो इनको बनाया कैसे जाता है। नैंड को नॉट प्लस एंड से बनाया जाता है और नॉर को नॉट प्लस आर से बनाया जाता है, और इन दोनों को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, क्योंकि केवल इन्हीं गेट्स का उपयोग करके आप पूरा का पूरा कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजाइन कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इसमें नॉट भी आ गया, एंड भी आ गया, नॉर में नॉट भी आ गया और भी आ गया, नैंड और नॉर अपना तो है ही, तो इसमें सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल गेटवे कहा जाता है, दोनों को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्लास कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखो कंप्यूटर कीबोर्ड का प्रत्येक करेक्टर अक्षर, संख्या, प्रतीक एक विशेष कोड में बदल जाता है, ASII, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का स्टैंडर्ड वर्जन कितने बिट्स का होता है, बताओ। ASII का जो स्टैंडर्ड वर्जन होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड वर्जन ये कितने बिट का होता है बताना है आपको। तो ये होता है 7 बिट का, विशेष ध्यान रखिएगा। ASII का सॉरी यहाँ पे C भी रहेगा, ASCII का जो इंटरचेंज मतलब इसका जो स्टैंडर्ड वर्जन होता है वो कितने बिट का होता है, 7 बिट का होता है। देखो इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी देख लो कि मूल ASCII कोड 7 बिट का होता है, जो 128 यानी कि 7 बिट विभिन्न कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है। बाद में इसे एक्सटेंडेड ASI 8 बिट कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। अगर एक्सटेंडेड का पूछेगा तो उसमें 8 बिट है और नॉर्मल पूछेगा तो 7 है। आधुनिक कंप्यूटर और इंटरनेट में अब यूनिकोड UTF-8 UTF-16 का उपयोग होता है, जो दुनिया की सभी भाषाओं, हिंदी, इमोजी आदि को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब किसका उपयोग होता है, यूनिकोड का होता है। देखो आप लोगों को जो ये डिटेल सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड करवाया ना, इसको तो विशेष रूप से पढ़ के जाना है, सारी चीज़ें तो इसी में लिखी हैं, आपका पूरा रिवीजन। देखो है क्या कि मल्टी थ्रेडिंग का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और OS में क्या अर्थ है, बताओ। मल्टी थ्रेडिंग का क्या अर्थ है, एक ही प्रोसेसर पर एक प्रोसेस को कई छोटे छोटे थ्रेड्स में बांट कर एक साथ रन करना ताकि परफॉर्मेंस बढ़े, बताओ। इसका आंसर तो यही होगा। मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी का मतलब क्या होगा, कई चीज़ों को एक साथ, तो एक ही प्रोसेसर पर एक प्रोसेस को कई छोटे छोटे थ्रेड्स में बांट कर एक साथ रन करना ताकि परफॉर्मेंस बढ़े, इसी को कहा जाता है मल्टी थ्रेडिंग। देखो है क्या कि थ्रेड एक लाइट वेट प्रोसेस है, जैसे MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड एक प्रोसेस जब आप टाइप करते हैं
तो क्या होता है, एक थ्रेड टाइपिंग ले रहा होता है, दूसरा थ्रेड बैकग्राउंड में स्पेलिंग चेक कर रहा होता है और तीसरा ऑटो सेव कर रहा होता है। यही मल्टी थ्रेडिंग है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आप अपने सिस्टम पे यानी कंप्यूटर में जो नीचे यहाँ पे एक बॉक्स दिया रहता है, कौन सा, सर्च करने के लिए। ठीक है, आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ है, उसको कोई भी फाइल है, उसको सर्च करना चाहते हैं, तो जब आप उस पर लिख रहे होते हैं ना, तो वो क्या होता है, उसके साथ में आपको सजेशन आती रहती हैं। तो वो सजेशन कैसे आती हैं, वो यहीं से आती हैं। जो ये दूसरे नंबर का जो थ्रेड बैकग्राउंड में कार्य करता है, स्पेलिंग चेक कर रहा होता है, तो वही है, उसको रिलेट करता रहता है। और फिर आप लोगों ने एक चीज़ और नोटिस किया होगा कि जब आप लोग उस चीज़ को सर्च करके और देख के अपना कार्य करके निकल लेते हैं वहाँ से, और जब फिर से जाते हैं सर्च करने के लिए, तो जो चीज़ें आपने पहले सर्च कर रखी हैं, तो उनको आप वहाँ पे लिखा हुआ देखते हैं। तो वही क्या है, वो ऑटो सेव होता है कि दोबारा आपको उसमें टाइप ना करना पड़े। आप उस पर क्लिक करिए, डायरेक्ट आप अपने जो पहुँचना चाहते हैं, जो आपका टारगेट है, डेस्टिनेशन है, पहुँच सकते हैं। तो आओ आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, स्पूलिंग। ठीक है, स्पूलिंग का फुल फॉर्म क्या है, सिमुलटेनियस पेरिफेरल ऑपरेटिंग ऑन लाइन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। स्पूलिंग क्या है, सिमुलटेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन, इसका आंसर होगा ए। है क्या, इसके बारे में डिटेल थोड़ा देखते हैं। देखो, चूंकि प्रिंटर सीपीयू की तुलना में बहुत धीमा होता है, इसलिए सीपीयू अपना सारा प्रिंटिंग डेटा हार्ड डिस्क में एक स्पूल बफर में रख देता है और दूसरे काम में लग जाता है। प्रिंटर वहाँ से अपनी स्पीड से डेटा निकालकर प्रिंट करता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर क्या था, कि प्रिंटर में एक साथ कई पेज प्रिंट कमांड भेजना, इसी को बोलते हैं स्पूलिंग। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी 1940 से 56 में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किसका उपयोग किया गया था, बताओ। ये तो पता ही होगा सबको, वैक्यूम ट्यूब्स का। क्या था इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं कि देखो, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया गया था और पहली जो पीढ़ी के कंप्यूटर्स थे कौन थे, एनिएक और यूनिवैक। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एनिएक और यूनिवैक। और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, जो सिलिकॉन से बनी हुई है। और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर यानी वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। पांचवी पीढ़ी में एआई और यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि पाइपलाइनिंग तकनीक का उपयोग सीपीयू में किस उद्देश्य से किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है एक ही समय में कई निर्देशों के विभिन्न चरणों को समानांतर रूप से प्रोसेस करके सीपीयू का थ्रूपुट बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्या है कि एक ही समय में कई निर्देशों के विभिन्न चरणों को समानांतर रूप से प्रोसेस करके सीपीयू का थ्रूपुट बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखो इसके बारे में थोड़ा डिटेल है क्या, कि जैसे किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन में काम कभी नहीं रुकता, वैसे ही पाइपलाइनिंग में जब सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, उसी समय वह अगले इंस्ट्रक्शन को डिकोड और तीसरे को फेच कर लेता है, जिससे स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 33 था ना। हाँ देखो, क्या है कि रिस्क, ठीक है, RISC इसका फुल फॉर्म क्या है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शंस सेट कंप्यूटर। और CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस सेट कंप्यूटर किसके प्रकार हैं, बताओ ये किसके प्रकार हैं। तो ये प्रकार हैं माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू के आर्किटेक्चर के। ठीक है, RISC और CISC दोनों किसके प्रकार हैं, सीपीयू के आर्किटेक्चर के। ठीक है, देखो इसके बारे में थोड़ा डिटेल,
कि RISC प्रोसेसर जैसे एप्पल, सिलिकॉन, ARM को जो मोबाइल में होते हैं कम और आसान इंस्ट्रक्शन का उपयोग करते हैं, जिससे ये तेज़ और कम बैटरी खाने वाले होते हैं। CISC जैसे इंटेल और x86 जो लैपटॉप PC में होते हैं जटिल इंस्ट्रक्शन का उपयोग करते हैं और इनमें बैटरी की खपत ज़्यादा होती है और थोड़ा ये धीमे भी होते हैं। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 34 है क्या कि कंप्यूटर में बस सिस्टम का कार्य डेटा एड्रेस और कंट्रोल सिग्नल ले जाना है। एड्रेस बस किस दिशा में कार्य करती है? तो एड्रेस बस किस दिशा में कार्य करती है? एक दिशीय, ठीक है, केवल CPU से मेमोरी की ओर ये कार्य करती है। देखो है क्या कि डेटा बस द्विदिशीय, ठीक है, बाई डायरेक्शनल होती है, क्योंकि डेटा CPU से मेमोरी में भी जाता है, जो कि लिखा जाता है और आता भी है। ठीक है, क्या है, दो दिशीय होती है, मतलब 2 डायरेक्शनल होती है, ऐसे समझो। और इसमें होता क्या है कि CPU से मेमोरी में जाता है और मेमोरी में आता भी है। ठीक है, आने का मतलब क्या हुआ, वो डेटा को रीड भी करता है और जो शो करता है, जो उसके रिप्लाई में शो करता है, उसको राइट भी करता है, यानी रीड और राइट दोनों कार्य होते हैं। लेकिन एड्रेस बस हमेशा एक दिशीय होती है, मतलब केवल CPU ही एड्रेस जनरेट करता है, वहाँ उसे कहाँ से डेटा चाहिए, बस ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए होंगे एड्रेस बस और जो डेटाबेस है, इन दोनों चीज़ों को। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि फ्लॉप्स क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के कंप्यूटर की गति को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है सुपर कंप्यूटर की गति मापने के लिए। ठीक है, देखो डिटेल। सुपर कंप्यूटर जैसे परम, फ्रंटियर, फुगाकू का इस्तेमाल मौसम भविष्यवाणी और वैज्ञानिक शोध में होता है, जहां दशमलव फ्लोटिंग पॉइंट की जगह की जटिल गणनाएं होती हैं। ठीक है, आज के सुपर कंप्यूटर पेटाफ्लॉप्स या एक्साफ्लॉप्स में मापे जाते हैं। ठीक है, आजकल के जो मापे जाते हैं, किस में मापे जाते हैं? पेटाफ्लॉप्स और एक्साफ्लॉप्स में। और जो ये कौन सी पूछा था ऊपर, एक सेकेंड, फ्लॉप्स पूछा था, तो इनका उपयोग जो सुपर कंप्यूटर हैं जैसे परम हो गया, फ्रंटियर हो गया, जो पुराने वाले हैं, उनको मापने के लिए किया जाता था। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो। DMA है क्या कि DMA का फुल फॉर्म डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है IO उपकरणों जैसे हार्ड डिस्क को CPU के हस्तक्षेप के बिना सीधे मुख्य मेमोरी तक पहुंचने की अनुमति देना, जिससे CPU का समय बच सके। ठीक है, देखो इसके बारे में थोड़ा डिटेल कि भारी डेटा ट्रांसफर जैसे डिस्क से रैम में के समय यदि CPU खुद लगा रहेगा तो सिस्टम धीमा हो जाएगा। DMA कंट्रोलर यह काम अपने हाथ में ले लेता है और CPU को फ्री कर देता है ताकि वह अन्य काम कर सके। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि OSI मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, अभी हम लोगों ने लेयर पढ़ा, कितनी लेयर थी? 7 लेयर, उसमें से कौन सी? ट्रांसपोर्ट लेयर। अब बताओ, आपको बताना है ट्रांसपोर्ट लेयर कौन से नंबर की थी, नीचे से ऊपर में। ठीक है, तो देखो ट्रांसपोर्ट लेयर में पर कौन से 2 प्रमुख प्रोटोकॉल काम करते हैं? तो ट्रांसपोर्ट लेयर पर कौन से 2 कार्य करते हैं? TCP और UDP। TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP का फुल फॉर्म यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP का यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इनके बारे में थोड़ा और डिटेल देखते हैं तो सारी चीज़ें अच्छे समझ आएंगी कि TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड और विश्वसनीय प्रोटोकॉल है। ठीक है, TCP जो है एक कनेक्शन ओरिएंटेड और विश्वसनीय प्रोटोकॉल है, डेटा पहुंचने की गारंटी देता है जैसे वेब ब्राउजिंग। UDP एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है जो बहुत तेज है पर गारंटी नहीं देता है, जैसे वीडियो कॉलिंग, ऑनलाइन गेमिंग। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग में लूप बैक एड्रेस। ठीक है, क्या है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल IP जिसको बोलते हैं, एड्रेसिंग में लूप बैक एड्रेस
क्या होता है जिसका उपयोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC की टेस्टिंग के लिए किया जाता है? तो ये होता है 127001। ठीक है, देखो इसके बारे में ये है क्या, 127001 से लेकर 127255 देखो ये जो लिमिट है ना ये पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ये कहाँ से होता है, 127001 से लेकर 127 255 255 255 ध्यान रखिएगा तक पूरा ब्लॉक लूप बैक के लिए आरक्षित होता है। जब आप अपने ही कंप्यूटर पर पिंग 127001 करते हैं तो डेटा बाहर नेटवर्क में नहीं जाता बल्कि अंदर ही घूमकर वापस आ जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको बोलते क्या है, हार्ड टेस्ट। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि सबनेट मास्क का नेटवर्क में मुख्य उपयोग क्या है? ठीक है, सबनेट मास्क का नेटवर्क में मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है यह निर्धारित करना कि किसी IP एड्रेस का कौन सा नेटवर्क ID है और कौन सा हिस्सा होस्ट ID है। ठीक है, यह निर्धारित करना कि किसी IP एड्रेस का कौन सा हिस्सा नेटवर्क ID है और कौन सा हिस्सा होस्ट ID है, इस चीज़ का निर्धारण करना होता है। देखो है क्या कि राउटर को यह पता करने के लिए कि डेटा किस नेटवर्क में भेजना है, वह IP एड्रेस और सबनेट मास्क के बीच लॉजिकल एंड ऑपरेशन करता है। डिफ़ॉल्ट क्लास C का सबनेट मास्क ये होता है 255.255.255.0, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिशन में एरर डिटेक्शन के लिए सबसे मजबूत और व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक कौन सी है? कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिशन में एरर डिटेक्शन के लिए सबसे मजबूत और व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक कौन सी है? तो ये है साइक्लिंग रिडंडेंसी चेक। ठीक है, साइक्लिंग रिडंडेंसी चेक। देखो इसके बारे में है क्या कि डेटा लिंक लेयर पर जब डेटा फ्रेम के रूप में भेजा जाता है तो इसमें नॉइज़ के कारण एरर आ सकता है। CRC एक बहुत ही शक्तिशाली गणितीय पॉलिनोमियल डिवीजन तकनीक है जो लगभग 99.9% एरर्स को पकड़ लेती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, इम्पॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि थर्मल प्रिंटर की बात की जा रही है का सबसे आम उपयोग कहाँ देखा जाता है? तो इसका आम उपयोग कहाँ देखा जाता है? ATM मशीनों में। क्या है, ATM मशीनों, शॉपिंग मॉल्स की रसीद जो छपती है ना, तो वो किससे होती है? थर्मल प्रिंटिंग से। और बस टिकट मशीनों में होता है। देखो डिटेल में इसको, थर्मल प्रिंटर में इंक स्याही नहीं होती है, इसमें एक विशेष केमिकल लगा कागज होता है जो गर्म होने पर काला पड़ जाता है। यह बहुत तेज होता है पर इसका प्रिंट कुछ समय बाद उड़ या मिट जाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जैसे आप टिकट वगैरह लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जो जैसे लिखा होता है डॉट डॉट करके में लिखा होता है सारी चीज़ें, या फिर जैसे आप लोगों ने देखा होगा ATM से पैसे निकालें तो उसमें जो लिखा होता है उसका जो रिसिप्ट होती है उसको आप अपने पास कुछ दिन रखिए, तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे उसका जो कलर है ना, उसको जो अक्षरों का कलर है वो थोड़ा थोड़ा डल होने लगेगा। तो वो किस लिए है? क्योंकि वो थर्मल से हैं, उस पर एक विशेष प्रकार की इंक लगी होती है जिससे उस पर वो लिखावट लिखी जाती है, तो इसके कारण ये चीज़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है कि मॉनिटर या स्क्रीन का रेजोल्यूशन किससे मापा जाता है? बताओ, मॉनिटर जो स्क्रीन होती है उसका जो रेजोल्यूशन होता है ये किस में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है पिक्सल में। आप लोगों ने ये चीज़ें सुनी होंगी कि कितने पिक्सल की स्क्रीन है, क्या है, इन सारी चीज़ों को मोबाइल फ़ोन्स के लिए भी यूज किया जाता है। तो पिक्सल की संख्या पे मापा जाता है 1920 × 1080 ऐसे करके, जैसे DPI सुना होगा ना, DPI का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? देखो DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पिक्चर इंटरफेस। ठीक है, डॉट्स पर इंटरफेस। देखो यहाँ पर एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। देखो स्क्रीन लाखों छोटे छोटे बिंदुओं से बनी होती है जिन्हें पिक्सल यानी पिक्चर एलिमेंट कहते हैं। पिक्सल की संख्या जितनी ज़्यादा होगी पिक्चर उतनी ही क्लियर होगी। मतलब जैसे होता नहीं, कहते हैं कि इस स्क्रीन पे पिक्चर फटती है,
ठीक है, और इस स्क्रीन पे नहीं पड़ती है। तो उसमें अंतर सिर्फ कितने का होता है, इसी डॉट्स का होता है। मतलब जैसे डॉट्स कम हैं तो वो दूर दूर होंगे, ठीक है, दूर दूर होंगे तो वो पिक्चर इतनी क्लियर नहीं होगी। और जब डॉट एकदम बिल्कुल नज़दीक नज़दीक होंगे तो वो डॉट समझ में नहीं आएंगे। वो क्या समझ में आएंगे कि ये एक बहुत ही हाई रेजोल्यूशन वाली पिक्चर है, ठीक है। तो ऐसे होता है। ये चीज़ आप कहाँ पर फील कर सकते हैं, आप लोगों ने अगर छोटे पर क्या होगा कि जो मोबाइल फ़ोन्स आते थे उसमें एक सांप वाला वो गेम होता था, ठीक है, सांप वाला गेम होता था। सब लोग जो खेले होंगे उनको पता होगा। तो उसमें वो सांप कैसे चलता था, वो ऐसे 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 मतलब रुक रुक के चलता था जैसे। तो वो रुक रुक नहीं चलता था, वो चलता तो था अपनी स्पीड से, लेकिन उसमें वो पर जो उसके पिक्सल होते थे ना, वो पिक्सल से पिक्सल पे ट्रांसफ़र होता रहता था। तो वो उसमें जो पिक्सल होते थे वो काफ़ी दूर दूर रहते थे। तो वो चीज़ें दिखती थी उसमें कि देखो पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, और वो जो गेम खेलो ना तो उसमें पिक्सल दिखते भी थे, ये भी चीज़ थी। तो वहाँ पे आप लोग वो चीज़ें देखी होंगी जिन लोगों ने ये गेम खेला होगा, ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस बैंक चेकों को तेज़ी से प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बताओ। तो ये प्रयोग किया जाता है MICR। ध्यान रखिएगा बहुत ध्यान से। देखो OMR क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। OCR क्या होती है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और MICR क्या होती है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ध्यान रखिएगा। देखो इसका फुल फॉर्म क्या है, एक सेकेंड देखो, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। बैंक चेक के नीचे जो 9 डिजिट का कोड राउटिंग नंबर होता है जो एक विशेष चुंबकीय स्याही से लिखा होता है। MICR स्कैनर इसे बहुत तेज़ी और 100% एक्यूरेसी के साथ पढ़ लेता है। इसे कोई एडिट नहीं कर सकता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि मॉडेम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर, ठीक है, MO से मॉड्यूलर और DEM से डीमॉड्यूलर। का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना ताकि डेटा टेलीफोन केबल लाइन पर यात्रा कर सकें, ठीक है। डेटा देखो एक सेकंड क्या है इसका कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना ताकि डेटा टेलीफोन केबल लाइन पर कार्य कर सके। इसके बारे में डिटेल क्या है कि कंप्यूटर डिजिटल जो होता है 0-1 समझता है, सिर्फ सबको पता होगा, जबकि बाहर की टेलीफोन लाइनें एनालॉग सिग्नल ले जाती हैं सेंडर की तरफ से मॉड्यूलर यानी डिजिटल टू एनालॉग और रिसीवर की तरफ से डीमॉड्यूलर यानी एनालॉग टू डिजिटल होता है। ध्यान रखिएगा, उसी को बोलते हैं मॉडेम, ठीक है। मॉडेम का मतलब मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। अगला देखो 45 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी नॉन वोलेटाइल है, अर्थात बिजली जाने पर इसका डेटा नष्ट नहीं होता है। वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल कौन सी होती हैं, जो बिजली चली गई डाटा खत्म, और नॉन वोलेटाइल कौन सी होती हैं, नॉन वोलेटाइल निम्न में है रोम, ठीक है, रीड ऑनली मेमोरी। देखो एक सेकेंड, हाँ, रोम क्या है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, और रैम क्या है, एक वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मतलब रैंडमली उसको एक्सेस किया और उस चीज़ को ख़त्म किया, मतलब वो अस्थाई नहीं होती है, अस्थाई होती है। जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है इसका डेटा मिट जाता है। रोम जैसे हो गई EEP रोम हो गई, फ्लैश मेमोरी हो गई, ये कौन सी है, नॉन वोलेटाइल है। ध्यान रखिएगा, फ्लैश मेमोरी में कंफ्यूज नहीं होना है कि फ्लैश मेमोरी में ये क्या होगी, वोलेटाइल हो जाएगी, नहीं, ये भी नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। फ्लैश मेमोरी, इसका डेटा क्या होता है, परमानेंट रहता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 46 है क्या कि IEEE 754 मानक स्टैंडर्ड का उपयोग कंप्यूटर में किस कार्य के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यानी दशमलव वाली संख्याओं के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए। है क्या कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यानी दशमलव वाली संख्याएं के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। इसका डिटेल देखो कि कंप्यूटर में इंटीजर जैसे 5 को बाइनरी में बदलना आसान है, लेकिन दशमलव वाली संख्याओं जैसे 3.1414 का स्टोर करने में IEEE 754
सिंगल 32 बिट एंड डबल 64 बिट प्रिसीजन फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। वाईफाई का मानक क्या होता है, ध्यान रखिएगा, वाईफाई का मानक क्या होता है, IEEE 802.11। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वाईफाई का क्या होता है, 802.11। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 47, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है एक ही कंप्यूटर सिस्टम में दो या दो से अधिक CPU का होना जो कार्य को आपस में बांट लेते हैं, ठीक है। देखो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है एक CPU द्वारा कई प्रोग्राम चलाना, लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग में फिजिकल एक से ज़्यादा CPU मदरबोर्ड पर लगे होते हैं जो वास्तव में पैरेलल काम करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिजिकल लगे होते हैं पैरेलल रूप में जो एक साथ कार्य करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि फाइल सिस्टम NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम जो विंडोज में उपयोग होता है पुराने FAT32 से बेहतर क्यों है। क्योंकि FAT32 में, यही आंसर इसका सही होगा, क्योंकि FAT32 में 4 GB से बड़ी सिंगल फाइल स्टोर नहीं की जा सकती, जबकि NTFS बड़ी फाइलों डेटा इंस्क्रिप्शन और बेहतर सिक्योरिटी को सपोर्ट करता है, ठीक है। देखो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल देख लो, है क्या कि FAT32 फाइल एलोकेशन टेबल का एक पुराना फाइल सिस्टम है। यदि आपके पास 8 GB की पेन ड्राइव FAT32 में फॉर्मेट में है और आप उसमें 5 GB की एक सिंगल मूवी फाइल डालना चाहेंगे तो वह मना कर देगा, क्योंकि आजकल पेन ड्राइव को NTFS या exFAT में फॉर्मेट किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो कि संदर्भ स्विचिंग की प्रक्रिया ऑपरेटिंग सिस्टम में कब होती है। संदर्भ स्विचिंग मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की प्रक्रिया ऑपरेटिंग सिस्टम में कब होती है। तो ये होती है जब CPU एक प्रोसेस को रोक कर किसी दूसरे उच्च प्राथमिकता वाले प्रोसेस को रन करना शुरू कर देता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। देखो इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लो। मल्टीटास्किंग में CPU इतनी तेजी से एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच स्विच करता है कि हमें लगता है कि सब एक साथ चल रहा है। इस दौरान पुराने प्रोसेस की स्थिति PCB प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव की जाती है, जिसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है कि मूर का नियम, मूर्स लॉ कंप्यूटर विज्ञान के हार्डवेयर से संबंधित एक प्रसिद्ध भविष्यवाणी है। ये क्या कहता है, देखो एक माइक्रोचिप IC पर लगे, ये क्या कहता है, इसका आंसर यही रही होगा कि एक माइक्रोचिप IC पर लगे ट्रांजिस्टर की संख्या लगभग 18 से 24 महीनों में दोगुनी हो जाएगी, यानी प्रोसेसिंग पावर दोगुनी और आकार कीमत आधी हो जाएगी, इसी को बोला जाता है, ठीक है। देखो एक माइक्रो प्रोसेसिंग चिप पर लगे ट्रांजिस्टर की संख्या लगभग हर 18 से 24 महीनों में दुगनी हो जाएगी, यानी प्रोसेसिंग पावर दुगनी और आकार कीमत आधी हो जाएगी। इंटेल के सह संस्थापक गॉर्डन मूर ने 1965 में एक नियम दिया था। यही कारण है कि आज हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है उसमें 1969 के अपोलो मून मिशन नासा के मेन फ्रेम कंप्यूटर से करोड़ों गुना ज़्यादा ताकत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन और हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस की ये श्रृंखला कंप्लीट कर ली है, ठीक है। 50 क्वेश्चंस की जो कंप्यूटर की एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे, कंप्यूटर एडवांस लेवल, ठीक है। ये जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे इसका सेट 1 अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अभी इसका सेट 2 भी आएगा, ठीक, अभी इसका सेट 2 भी आएगा। तो आप लोग अगर ये दोनों सेट अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, आपको कोई नोट्स नहीं बनानी है, कुछ नहीं करना है, बस आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और खुद से अटेम्प्ट करते हुए क्वेश्चन को चलना है, ठीक है। वीडियो को आप पॉज करिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर जो मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ सारी चीज़ें उनको आप देखिए, तो आपका एक अच्छा खासा तैयार हो जाएगा कंप्यूटर, ठीक है। अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इसमें वो नॉर्मल क्वेश्चन मैंने एक भी नहीं रखे हैं,
जो चीज़ें आप 20 बार पढ़ चुके होंगे, 20 जितने भी यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे, जितना भी कहीं किताब पढ़ रहे होंगे, सब में उन चीज़ों को लिखा गया है। ठीक है, तो उनको मैंने इसमें बिल्कुल नहीं रखा है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। इसमें बस सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा है। और इसका जो पार्ट 2 है वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा, और इसकी PDF भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी आपको, क्वेश्चंस कैसे लगे, लेवल कैसा रहा, सब कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही अगर आपके जानने वाले कोई और भी लोग हैं जो कि UP SSSC, SSC या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जैसे इंग्लिश है, UP स्पेशल है, ये सारी जो जितने भी टॉपिक्स हैं पूछे जाते हैं, तो आप उनको मेरी वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं। मैं इसमें भीड़ बटोरना नहीं चाहता हूँ कि काफ़ी लोग हमसे पढ़ें, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि जो लोग मुझसे पढ़ें वे क्वालिटी वाले हों, ठीक है, वो पढ़ने वाले बच्चे हों, वो सिर्फ इससे पढ़ें, क्योंकि जब वो पढ़ेंगे और वो दिखेगा लोगों को, तब अच्छा लगेगा, ना कि भीड़ बटोरना है। ठीक है, भीड़ तो बहुत जगह पढ़ रही है, बहुत मैराथन चल रही हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे, लेकिन वो कभी क्वेश्चन नहीं फंसते हैं। लास्ट में यही होता है कि पढ़ के तो बहुत गए, क्वेश्चन नहीं फंसा, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछता है आयोग कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछता है। आपको पढ़ने की ज़रूरत है, आप बस उसी में फंस के रह गए हैं। जो लूप चल रहा है ना इस टाइम मार्केट में, उसी लूप में फंस के रह गए हैं, क्योंकि जो आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वही अपनी बुक लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, जो आप बुक पढ़ रहे हो वो भी उन्हीं की लिखी हुई पढ़ रहे हो, क्योंकि उनको जो आता है वही वहाँ पे लिख देते हैं। उनको क्या आई है, उन्हीं की प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब उन्हीं के एक लूप में फंस चुके हो। फिर जब क्वेश्चन नहीं आता है तो यही होता है कि पढ़ा तो बहुत, क्या पढ़ा तुमने, कुछ नहीं पढ़ा, केवल तुम उनको पढ़ा, जितना उनको पता था ना वही तुम पढ़ के गए हो, और तुमको कहीं से कुछ भी नहीं मिला, कोई भी चीज़ें नहीं मिली। तो क्या करिए, क्वालिटी कंटेंट को कंज्यूम करिए, ये क्वांटिटी मत कंज्यूम करिए कि ये भी प्रैक्टिस कर लूँ, वो भी प्रैक्टिस कर लूँ, ये सर वो सर, ऐसा कुछ मत करिए। बस आप एक अच्छी बुक ले लीजिए, उसका सर रिवाइज करिए और अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, इन सारी चीज़ों को करिए, सिलेक्शन 100% होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपको मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में इसी के। तो अपना ख्याल रखिएगा, रिवीजन अच्छे से करते रहिए। अब नए चीज़ें बिल्कुल मत पढ़िएगा, बस रिवीजन करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बस और कुछ नहीं करना है। तो जय हिंद, जय भारत।